अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया है इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल या फिर अदर होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस की वजह से वो ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया है। ठीक है, या तो कैल्शियम ब्लड में कम है उसके नतीजे में या फिर कोई और होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस है। तो एक्चुअली ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अनलाइक द प्राइमरी फॉर्म जिसमें हमारे ग्लैंड में ही मसला था, उसका एडिनोमा था या हाइपरप्लेजिया था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये कंपनसेटरी तौर पे ज़्यादा हार्मोन बना रहा है। तो इसमें मोस्ट कॉमन वजह इसकी याद रखें किडनी डिजीज़ होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हमें ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, इसके कॉजेज़ पे आ जाए, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म प्राइमरीली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से होती है, तो इसीलिए हमने इसको दूसरा नाम देते हैं रीनल हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो बाकी कॉजेज़ में इसमें जीआई में मैल एब्जॉर्प्शन होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब ना हो, कैल्शियम एब्जॉर्ब ना हो। दूसरा, विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा। लिवर डिजीज़, लिवर में क्योंकि विटामिन डी को एक्टिवेट होना है, वो नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, पैराथायरॉयड ज़्यादा बनेगा। इसी तरह क्रोनिक लिथियम का यूजेज वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रीनल डिसफंक्शन की वजह से होता है। तो सबसे पहला इसमें हाइपर फॉस्फेटीमिया, यानी जो डिजीज़्ड किडनी है वो फॉस्फेट को भी तो एक्सक्रीट नहीं कर पा रही ना, तो ब्लड में फॉस्फेट के लेवल्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, वो डायरेक्टली पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि तुम पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करो। ठीक है, नंबर 2 पैथोजेनेसिस में इसमें होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23। ये हार्मोन हमारे ओस्टियोसाइट्स से सिक्रीट हो रहा होता है, इंक्रीज़ होगा टू कंपनसेट फॉर क्रोनिक फॉस्फेट रिटेंशन, क्योंकि फॉस्फेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रिटेंशन हो रहा है, उसके कंपनसेशन में ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 रिलीज़ होता है। ये एक्चुअली एक्टिव विटामिन डी की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। ये ग्रोथ फैक्टर 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है, तो उससे इन टर्न इंटेस्टाइन में से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन लो होगी, तो उससे ब्लड में कैल्शियम कम होगा और ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होगा, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा। पहली वजह पैथोजेनेसिस में हमने देखी, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में किडनी ख़राब है, फॉस्फेट को निकालने नहीं, फॉस्फेट बढ़ रहा है, फॉस्फेट पैराथायरॉयड को स्टिमुलेट कर रहा है, एक ही वजह, तो इसलिए सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है। ठीक है, दूसरी ये वजह कि फॉस्फेट बढ़ा हुआ है ना, फॉस्फेट बढ़ने की वजह से जो है ना फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 जो है वो कंपनसेटरी सिक्रीट होता है हमारे बोन्स के ओस्टियोसाइट्स से, वो एक्टिव विटामिन डी की प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, वो उसको रिड्यूस करेगा तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा तो और पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होगा। ठीक है, तीसरी वजह है डिक्रीज्ड रिसेप्टर एक्सप्रेशन। एक्चुअली देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो विटामिन डी के रिसेप्टर्स को भी कम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स को, तो इससे ग्लैंड जो है ना हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड वो लेस रिस्पॉन्सिव है टू बोथ विटामिन डी एंड कैल्शियम, तो एक विशेष साइकिल क्रिएट हो जाएगा परसिस्टेंट पैराथायरॉयड हार्मोन ओवर प्रोडक्शन का। ठीक है, एंड चौथी वजह है स्केलेटल रेजिस्टेंस। बोन्स खुद भी जो है रेजिस्टेंट हो गई हैं पैराथायरॉयड हार्मोन को, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड कैल्शियम इम्बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये एक और है स्केलेटल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इसके पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इसने समझाई हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में ना कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं इस सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। एक तो इनमें हाइपरप्लेजिया होता है, सारे ग्लैंड बड़े हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। इनमें एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट या नोडुलैरिटी मिलेगी, इनलार्जमेंट इसमें यूनिफॉर्म नहीं होती, एसिमेट्री होगी। अच्छा, एक और इसमें नोड्यूलर ग्लैंड हो जाएंगे, जब नोड्यूल्स बनेंगे ना तो वो विटामिन डी और कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स को के एक्सप्रेशन को लॉस कर देंगी, लूज़ कर देंगी, उनके पास वो रिसेप्टर नहीं रहेंगे, तो उससे वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे टू द मेडिकल ट्रीटमेंट विद कैल्सीमिमेटिक। हम कैल्सीमिमेटिक भी देंगे तो उनसे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो रिसेप्टर ही लॉस हो गए, क्योंकि नोड्यूल बन गई है अब। ठीक है, कैल्सीमिमेटिक क्या करती हैं, इफेक्ट ऑफ कैल्शियम मिमिक करती है ना पैराथायरॉयड ग्लैंड पे, तो वो भी फिर फ़ायदा नहीं करेंगे। तो कैसे हम डायग्नोस करते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को? सिम्टम सबसे पहले अर्लियर इंटरवेंशन की वजह से जो क्लासिक बोन डिजीज़ के सिम्टम्स हैं ना वो इसमें आजकल नहीं होते, लेस कॉमन है। बाकी हाउएवर पेशेंट्स स्टिल जो है वो प्रोग्रेसिव बोन पेन एक्सपीरियंस करते हैं, उनको बोन पेन होता है, सॉफ्ट टिश्यू कैल्शियम डिपॉजिट होता है,
ठीक है। ये इसमें स्पेशली बोन पेन और सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैल्शियम डिपॉजिट। ये देखिए 56.9 फिगर है। इसमें इन्होंने सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म दिखाया है, जिसमें देखिए हमें एक्टोपिक कैल्सिफिकेशंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में इनमें कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसके अलावा सिम्टम बस यही है, बोन पेन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैल्शियम डिपोजिशन। कुछ बायोकेमिकल मार्कर होते हैं डायग्नोसिस, उनसे हम करते हैं। एक तो हमें या तो कैल्शियम के लेवल लो मिलेंगे ब्लड में या नॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पैराथायरॉइड हार्मोन के लेवल ऑब्वियसली बढ़े हुए होंगे। ठीक है, और दूसरी बात फॉस्फेट के लेवल भी इसमें बढ़े हुए होंगे। किडनी का इशू होता है मेनली इनमें, तो किडनी इसको निकाल नहीं रही तो फॉस्फेट बढ़ा हुआ होगा, लेकिन विटामिन डी इसमें लो मिलता है हमें। ठीक है, फिर आती है डायग्नोसिस में, इमेजिंग भी कर सकते हैं। इमेजिंग में इसने बताया है कि प्लेन रेडियोग्राफ में हमें ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका के साइंस मिलेंगे। दूसरा, वैसे ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका अब रेयरली ही देखा गया है। दूसरा इसमें होता है बोन डेंसिटोमीटर डेक्सा स्कैन, उसमें हमें ओस्टियोपिनिया या ओस्टियोपोरोसिस मिलता है। ठीक है, फिर आती है लोकलाइजेशन स्टडीज़ कि कहाँ पर मसला है, कौन से पैराथायरॉयड में। तो जिस तरह हम प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में कर रहे थे, अनलाइक दैट ये जो है लोकलाइजेशन स्टडीज़ इसमें नहीं की जाती, क्योंकि ट्रीटमेंट टिपिकली मिनिमली इन्वेजिव सिंगल ग्लैंड रिमूवल ही होता है इसमें। ठीक है, तो हम सिर्फ नेक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं ताकि जो है हम उस नोडुलर हाइपरप्लेजिया को आइडेंटिफाई करें, जो हमें इंडिकेट करता है नीड फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो हम नेक अल्ट्रासाउंड करेंगे। लोकलाइजेशन स्टडीज़ वैसे जो है ना रिकरेंट डिजीज़ में हेल्पफुल है, ताकि हम एक्टोपिक पैराथायरॉयड टिश्यू को फाइंड आउट करें। स्पेशली अगर मेडियस्टिनम में है पैराथायरॉयड तो उसमें लोकलाइजेशन स्टडी हेल्पफुल रहेगी। एक और इसमें होता है कैसानोवा टेस्ट। कैसानोवा टेस्ट ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, इसमें हम सिलेक्टिव वीनस सैम्पलिंग करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के लिए। ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिकरेंट डिजीज़ को आइडेंटिफाई करें caused by hyperplasia of a previously transplanted parathyroid tissue graft in the forearm। फोरआर्म में जो हम करते हैं ना ट्रांसप्लांट, पहले से जो हमने निकाल दिए थे, एक ट्रांसप्लांट किया था फोरआर्म में, उसका अगर हाइपरप्लेजिया हो गया है, रिकरेंट डिजीज़ हुई है दोबारा से, तो उसके लिए ये कैसानोवा टेस्ट होता है। ठीक है, वीनस सैम्पलिंग ही कर रहे हैं इसमें हम पैराथायरॉयड हार्मोन की। अगर हमें इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन का रेशो 2:1 से ज़्यादा मिलता है बिटवीन द ब्रेकियल वेन और जो नेक वेन्स हैं उनके दरमियान, तो ये कंफर्म कर देगा कि भाई यही ग्राफ जो हमने लगाया था, ट्रांसप्लांट किया था, यही सोर्स है रिकरिंग डिजीज़ की। अब यही इसका हाइपरप्लेजिया हुआ है और इसी ने सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म करवाया है। ठीक है, तो ये होता है एक कैसानोवा टेस्ट। तो डायग्नोसिस हमने देखे कि सिम्टम होते हैं बायोकेमिकल मार्कर में हाइपो या नॉर्मोकैल्सीमिया, पैराथायरॉयड बढ़ा हुआ होगा, फॉस्फेट बढ़ा हुआ होगा, विटामिन डी लो होगा। इमेजिंग में प्लेन रेडियोग्राफ में हमें ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका के साइन मिल सकते हैं, डेक्सा स्कैन करते हैं, नेक अल्ट्रासाउंड, लोकलाइजेशन स्टडी भी मेडियस्टिनम में अगर है, और कैसानोवा टेस्ट। अब आता है कैल्सीफाइलेक्सिस। अच्छा, ये कैल्सीफाइलेक्सिस जो है ना रेयर और सिवियर कॉम्प्लिकेशन होती है, जो प्राइमरीली हमें जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं ना उनमें ये कॉम्प्लिकेशन मिलती है, और जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म वाले लोग हैं उनमें है वैसे रेयर और सिवियर कॉम्प्लिकेशन। एक्चुअली ये सिंड्रोम है वाइड स्प्रेड वास्कुलर और सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन का। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की इसमें कैल्सिफिकेशन होती है और वास्कुलर और सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन, तो उसमें इनमें लोगों को पेनफुल पर्पलिश स्किन लेजन्स हो जाती हैं। ठीक है, पेनफुल पर्पलिश स्किन लेजन्स। तो इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यही है कि इनको पेनफुल किस्म की एक्सपेंडिंग पर्पल लेजन्स स्किन पे होती हैं, ऑफन एक्सट्रीमिटीज़ पे और लोअर एब्डोमेन पे। ठीक है, ये आपको फिगर नज़र आ रही है कैल्सीफाइलेक्सिस, इस तरह की बिल्कुल ये पिक्चर होती है। ये स्किन पे लेजन्स है कैल्सीफाइलेक्सिस की, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, सिवियर कॉम्प्लिकेशन एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में होता है या फिर सेकेंडरी हाइपरफॉस्फेटीमिया में। ये पेनफुल किस्म की एक्सपेंडिंग पर्पल लेशंस स्किन पे, एक्सट्रीमिटीज़, ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन पे। पैथोलॉजी यही है कि इसमें अंडरलाइंग इशू ये है कि इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, स्मॉल ब्लड वेसल्स की वॉल में कैल्सिफिकेशन हुई है आर्टीरियोल्स में, तो ऑब्वियसली ब्लॉकेज होगी, इस्कीमिक नेक्रोसिस हुई है, टिश्यू डेथ हो गई है, ब्लड फ्लो नहीं गया और गैंग्रीन। तो इसके दिस कैन रिजल्ट इन द ओवरवेलमिंग सेप्सिस एंड डेथ हो सकती है। ठीक है, तो बायोकेमिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं मोस्ट पेशेंट्स में, हमें कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ होगा, फॉस्फेट प्रोडक्ट भी बढ़ा हुआ होगा,
तो इसका मतलब है इनको कैल्सिफिकेशन का रिस्क हाई है, लेकिन ये ऑलवेज एसोसिएटेड नहीं होता विद एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ पैराथायरॉयड। कैल्शियम और फॉस्फेट बढ़े हुए ज़रूरी नहीं है हमेशा पैराथायरॉयड भी उसमें बढ़ा हुआ हो, ठीक है। प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट यही है, पुअर प्रोग्नोसिस 87 मोर्टेलिटी रेट है, अर्जेंट पैराथायरॉयडेक्टमी करनी होगी तो उससे पेन रिड्यूस होता है, इफ़ेक्टिव है, वुंड हीलिंग भी इम्प्रूव होती है और इन पेशेंट्स का सर्वाइवल भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। अर्जेंटली हम पैराथायरॉयड निकाल देते हैं। मैनेजमेंट अब आती है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की मैनेजमेंट। हमारा गोल क्या होता है कि हम पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल के कंट्रोल करें और अंडरलाइन कॉज को एड्रेस करें। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे किडनीज़ का मसला है, तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन ही ओनली डेफिनेटिव क्योर होता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, क्योंकि वो रिजॉल्व करेगा अंडरलाइन किडनी डिजीज़ को, ठीक है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से ही वो किडनी डिजीज़ सही हो जाएगी, तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन ही है, उसी से ये सब सही होगा। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो ब्रिज होते हैं टू द ट्रांसप्लांटेशन या सिम्टम रिलीफ के लिए। तो स्टैंडर्ड जो मेडिकल मैनेजमेंट में है उसमें हमने कैल्शियम और विटामिन डी की रिप्लेसमेंट देनी है पेशेंट को ताकि उसका डेफिशिएंसीज करेक्ट हो। फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे खाने के साथ ताकि फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन डाइट से कम हो। पहले किडनीज़ ख़राब है, फॉस्फेट को जमा कर रही हैं, तो हम डाइट में कम अब्जॉर्ब करवाएंगे तो उससे फॉस्फेट लेवल ब्लड में कम होंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट में कैल्शियम मिमेटिक्स दिए जाते हैं, ड्रग्स जैसे सीना कैल्सिट, ये इसने रिवोल्यूशनाइज़ किया है ट्रीटमेंट को। ये एक्चुअली ना कैल्शियम सेंसिंग जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको पैराथायरॉयड ग्लैंड पे उनको ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है टू द कैल्शियम। तो ये ट्रिक करती है ग्लैंड के साथ कि उसको ऐसा लगेगा कि कैल्शियम लेवल हाई है, तो उससे पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन फिर कम होगी, ठीक है। सेंसर्स पे काम करती है कैल्शियम मिमेटिक। इसके अलावा सर्जिकल इंडिकेशन, सर्जरी उनके लिए रखी गई है जो मेडिकल मैनेजमेंट के लिए कैंडिडेट नहीं है या जिनको सिवियर रिफ्रैक्टरी डिजीज़ है, तो वैसे सर्जरी की इंडिकेशन भी मॉडिफाई की गई है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम मिमेटिक्स। यहाँ पर ये टेबल है 56.3, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की इंडिकेशन से। अब सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में भी क्राइटेरिया है। एसेंशियल कंपोनेंट, अगर बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली हाई सीरम लेवल है इंटेक्ट पैराथायरॉयड हार्मोन का, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, मोर देन 500 पिकोग्राम पर ml, या उनको हाइपर फॉस्फेटीमिया है, फॉस्फेट मोर देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है सीरम में, या हाइपर कैल्सीमिया है, कैल्शियम 2.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है, और ये सब हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर कैल्सीमिया मेडिकल मैनेजमेंट से सही नहीं हो रहा, रिफ्रैक्टरी है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़े हुए हैं, हाइपर फॉस्फेटीमिया, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, या फिर अगर एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इतना बड़ा हो गया है मोर देन 300 to 500 मिलीमीटर क्यूब, या उस ग्लैंड की लॉन्ग एक्सेस मोर देन 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं 3, तो हमें फिर सर्जरी करनी होगी ऐसे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयड पेशेंट की। दूसरा, इसमें अगर हमें क्लिनिकल फाइंडिंग मिल रही है कि अगर इनमें से पेशेंट को एक भी सिम्टम है तो उसकी पैराथायरॉयडेक्टमी करनी होगी। अगर उसको सिवियर ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा है विद एसोसिएटेड हाई बोन टर्नओवर, बोन का टर्नओवर भी ज़्यादा हो रहा है, या उसको सब्जेक्टिव सिम्टम हो रहे हैं, बोन और जॉइंट में पेन, आर्थरेल्जा, मसल वीकनेस, इरिटेबिलिटी, प्रूराइटिस, डिप्रेशन, तो सब्जेक्टिव सिम्टम, या प्रोग्रेसिव एक्टोपिक कैल्सिफिकेशन हो गई है, जिस तरह मैंने आपको ये दिखाई थी एक्टोपिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह हमने देखा कि एक्टोपिक कैल्सिफिकेशन थी, या फिर अगर जो है पेशेंट को कैल्सीफाइल एक्सेस हो गया है, ठीक है, जो स्किन लेशंस होती हैं पर्पल किस्म की, गैंग्रीन हो गया है, और प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द बोन मिनरल कंटेंट, या उनको अनीमिया हो गई है जो कि ESA से रेजिस्टेंट है, एरिथ्रोपोएसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट से रेजिस्टेंट अनीमिया है, या इनको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गई यानी कार्डियक फेलियर हो गया है, तो ये भी इनमें से अगर एक भी सिम्टम हमें मिल रहा है तो उस पेशेंट की हमें पैराथायरॉयडेक्टमी करनी होगी, सर्जरी करनी होगी, ठीक हो गया। तो अब जो है आगे इसने बताई हैं कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। इसने बताया है कि वाइड वैरायटी ऑफ जो है अप्रोचेस होती हैं, वेरियस सर्जिकल अप्रोचेस सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए, उनके सिमिलर क्योर और कॉम्प्लिकेशन रेट है। जो चॉइस है वो सर्जन की ही प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक होती है सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी, 3.5 ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है हम निकाल देते हैं, थोड़ा सा स्मॉल रेमिनेंट जो है वो रखेंगे ताकि कंप्लीट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ना हो जाए। जो रिमेनिंग ग्लैंड है वो हम स्टिच कर देते हैं ताकि आइंदा फ्यूचर में आइडेंटिफिकेशन इसके आराम से हम कर लें कि भाई ये वही ग्लैंड है जो हमने छोड़ा था, ठीक है।
और फ्यूचर रिकरेंस में हमें मिल जाए, उस पर एक निशानी लगा देते हैं, स्टिच लगा देते हैं। ये हो गई सब टोटल। दूसरी होती है टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी विथ ऑटोग्राफ्ट। चारों पैराथायरॉयड रिमूव करेंगे नेक से, थोड़ा सा पीस जो है उसको माइज्ड पोर्शन जो है ग्लैंड का ऑटो ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम ब्रेकियोरेडियलिस मसल में, ठीक है, फोर आर्म में। तो उसमें बॉडी को इनफ पैराथायरॉयड टिश्यू रखेंगे ताकि जो है पैराथायरॉयड हार्मोन थोड़ा बहुत प्रोड्यूस होता रहे, लेकिन रिकरेंस के केस में हमें आराम से मिल जाए, इसीलिए हम फोर आर्म पे रखते हैं। इसके अलावा होती है टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी विदाउट ऑटोग्राफ्ट। वो क्या है? विदाउट ऑटोग्राफ्ट में चारों ग्लैंड रिमूव किए लेकिन कोई टिश्यू री इम्प्लांट नहीं करते। वैसे ये लेस कॉमन है, उसमें फिर ये कॉम्प्लिकेशन है कि परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है, पूरी ज़िंदगी फिर इनको कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स देनी पड़ती हैं। एक और है क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत ज़्यादा सिवियर पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोकैल्सीमिया के केस में जो हमारा रीसेक्टेड टिश्यू है जो हमने निकाला था उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, क्रायो प्रिजर्व, फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर हमें पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन रीस्टोर करना हो तो उसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। आउटकम क्या है? सर्जिकल इंटरवेंशन वैसे बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है, 90 to 96% क्योर रेट है, पेशेंट को इमीडिएट इम्प्रूवमेंट मिलती है, बोन पेन, इचिंग, फटीग, डिप्रेशन ये सही हो जाते हैं, बोन का मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा और बोन की रिजॉर्प्शन सप्रेस होगी एंड न्यू बोन फॉर्मेशन। ठीक हो गया। यहाँ पर ये फिगर है जिसमें सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी की गई है, ठीक है, पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया के लिए। सब टोटल में जो है 3.5 ग्लैंड निकालते हैं हम, ये थायराइड है, उस पर ये पैराथायरॉयड से इसका हाफ निकाला है, बाकी छोड़ दिया है। जो राइट इन्फीरियर ग्लैंड है उसको बायोप्सी किया गया और आधा जो है इन सिटू छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ये टेबल है 56.4, इसमें इन्होंने प्रोपोज्ड इंडिकेशन बताई है सर्जिकल मैनेजमेंट की फॉर द सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इन द एरा ऑफ कैल्सीमिमेटिक। यानी जब से कैल्सीमिमेटिक ड्रग्स आई हैं तो क्राइटेरिया जो है ना सर्जरी परफॉर्म करने का सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में वो चेंज हो गया है। अब ये मेडिकेशन सर्जरी का अल्टरनेटिव है और ये पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल को कम भी करती है। तो इसके नतीजे में अब सर्जरी जो है सिर्फ उन पेशेंट में की गई है जो मेडिकल थेरेपी को जिनसे फ़ायदा ना हुआ हो या जिनको और कोई को एग्जिस्टिंग कंडीशन हो। तो इसमें देखें, एक तो है रिफ्रैक्टरी विटामिन डी थेरेपी, जिन पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में एडिक्वेटली कंट्रोल विटामिन डी रिप्लेसमेंट से अगर नहीं हुआ तो फिर उन प्रोलॉन्ग सर्वाइवल एक्सपेक्टेड है अगर, तो डिस्पाइट द स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी कंडीशन अनमैनेज है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल थेरेपी, विटामिन डी रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उनमें हम करते हैं सर्जरी। दूसरा, सिवियरली इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी सर्जरी करेंगे जिसकी अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा सिवियरली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या तो उनको सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के, बोन पेन, इचिंग वगैरह, या फिर वो साइड इफ़ेक्ट इस कैल्सीमिमेटिक के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसके अलावा इनएडिक्वेट पैराथायरॉयड हार्मोन रिडक्शन, जब कैल्सीमिमेटिक भी फेल हो जाए, उससे पैराथायरॉयड हार्मोन कम नहीं हो रहा, ग्लैंड ओवर एक्टिव है, मेडिकल मैनेजमेंट से फ़ायदा नहीं हुआ, तो भी हम सर्जरी करेंगे। और लास्ट, को एग्जिस्टिंग थायराइड कार्सिनोमा अगर है तो हमें पैराथायरॉयडेक्टमी साथ ही करनी होगी थायराइड कैंसर को निकालते वक्त, ठीक है। ये भी एक है क्राइटेरिया। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। समराइज़ करते हैं सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म को। प्राइमरीली अंडरलाइन क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से होता है, इसमें साथ में हमें पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया मिलता है। बायोकेमिकली हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? सीरम में कैल्शियम लो या नॉर्मल होगा लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ होगा, फॉस्फेट भी हाई होगा लेकिन विटामिन डी लो होगा, ठीक है। कोई इसमें लोकलाइजेशन स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमारा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसमें रीनल ट्रांसप्लांट है, उसी से सब सही हो जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट में हम कैल्शियम और विटामिन डी दे सकते हैं, फॉस्फेट के बाइंडर्स दे सकते हैं जब तक कि ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट। ये ब्रिज है ट्रांसप्लांट, ठीक है। कैल्सीमिमेटिक्स के यूज़ से सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत भी कम पड़ती है। सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी जिसमें हम 3.5 निकालते हैं, ये सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ चॉइस है व्हेन इंडिकेटेड। दैट्स इट। क्विकली रिवाइज करेंगे इस कंडीशन को। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बना रहा है लेकिन लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड के नतीजे में। कॉमन वजह कैल्शियम कम होने की क्रोनिक रीनल फेलियर ही है,
वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे हैं, उनकी किडनी कैल्शियम को रेगुलेट नहीं कर पाती और फॉस्फेट लेवल्स को, तो उसके नतीजे में इनका पैराथायरॉयड ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी होता है कि फूड से जो है कैल्शियम ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो इट इज़ अ सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड कॉज्ड बाय एनी कंडीशन दैट डिक्रीज सीरम कैल्शियम, जिसमें भी सीरम कैल्शियम डाइट में कम है, किडनी का मसला है, तो हाइपरप्लेजिया हो जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। कॉजेज़ क्या है? क्रोनिक रीनल फेलियर इसमें मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी का, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मैल एब्जॉर्प्शन, या डाइट में इनटेक ही कम हो कैल्शियम का। तो डायग्नोस हम कैसे करते हैं? इसमें हमें साथ में क्रोनिक रीनल फेलियर के सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, और इसमें कैल्सिफाइलेक्सिस एक डिजीज़ हमने देखी कि इसको कैल्सिफिक यूरिमिक आर्टीरियोपैथी भी कहा जाता है। कैल्सिफिक यूरिमिक आर्टीरियोपैथी, इसमें डायसेमिनेशन कैल्सिफिकेशन हो जाती है, जो वास्कुलर कैल्सिफिकेशन है ब्लड वेसल्स की, ऑक्लूजन हो जाएगी और इसके नतीजे में ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, नेक्रोसिस होगी और गैंग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसकी बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है, 87% इसमें मोर्टेलिटी है। स्किन पे हमने देखा पर्पलिश सी प्रोग्रेसिव लेशंस होती हैं। इसमें ट्रीटमेंट है अर्जेंट, इसमें हमें पैराथायरॉयडेक्टमी करनी होती है, तो उससे पेन भी सही हो जाएगा, वूंड हीलिंग और एम्पुटेशन का रिस्क भी कम होगा। ठीक है, अब इसमें लैब फाइंडिंग हमें क्या मिलती है? सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ होगा, लेकिन सीरम में कैल्शियम नॉर्मल या डिक्रीज होगा, फॉस्फेट बढ़ा हुआ होगा और विटामिन डी के लेवल्स भी हमें लो मिलते हैं। ठीक है, और डैमेज किडनीज कैन नॉट एक्सक्रीड फॉस्फेट, इसीलिए फॉस्फेट बढ़ा हुआ है। ट्रीटमेंट इसमें मैनेजमेंट इनिशियली तो हमने इसमें हम 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी विटामिन D3 देते हैं, जिसको कहते हैं अल्फ़ा कैल्सीडोल, अल्फ़ा कैल्सीडोल। ठीक है, ये क्या है? 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी विटामिन D3, ये इनिशियल ट्रीटमेंट होता है। इस मेडिकेशन से क्या होता है कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी गट से और फीडबैक सिग्नल मिलेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का कि आप पैराथायरॉयड हार्मोन कम बनाएं। अल्टीमेट क्योर इसमें रीनल ट्रांसप्लांट ही होता है सेकेंडरी में, ताकि नॉर्मल किडनी फंक्शन रीस्टोर हो तो अंडरलाइंग मेटाबॉलिक इशू भी सही हो जाएंगे। तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज ओनली डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। ब्रिजिंग ट्रीटमेंट में हम मेडिकल में डाइट में फॉस्फेट रिस्ट्रिक्शन, बाइंडर देंगे फॉस्फेट के, कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट देंगे। सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी 3.5 ग्लैंड या टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी विथ ऑटो इम्प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीट हुआ टॉपिक सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट आता है टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म।